हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो जैसे कि आपका मेंस नज़दीक आ रहा है तो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में कि क्या सरकार द्वारा जो यहाँ पर पुश दिया जा रहा है, क्या इससे रिलेटेड अभी प्रेजेंट चैलेंजेस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे किस प्रकार से जो आपका एग्रीकल्चर है वो चेंज हो रहा है विद द चेंजिंग क्लाइमेट, उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। फिर एमएसपी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, काफ़ी समय से आपको इससे रिलेटेड आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स वहाँ पर देखे होंगे। फार्मर यूनियंस बहुत ज़्यादा इस पर कर रही हैं बात की लीगैलिटी इसके लिए वहाँ पर जारी करनी चाहिए सरकार को, बट उससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई है या जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी जो सप्लाई चेन है उसे कैसे रीडिजाइन किया जा सकता है, क्या एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्विकली रैप अप करेंगे रैपिड तरीके से, शॉर्ट पॉइंट्स है वहां पर जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि आपने पहले पढ़े हैं तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, यदि आपको उन पॉइंट्स के बारे में नहीं पता था तो एक वैल्यू एडिशन यहां पर हो जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें जो मेन चीजें, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें हम यहां पर हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले आपको इस नाम के बारे में पता होना जरूरी है, सुभाष पालेकर जी। इनके द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमोशन किया गया आपकी केमिकल फ्री फार्मिंग का, एग्रीकल्चरिस्ट हैं और साथ के साथ आपके पद्मश्री रेसिपिएंट भी हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वहाँ पर आता है तो इनका नाम वहाँ पर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बेसिकली यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन की बात की जाती है जीवमित्रा और बीजमृता, ठीक है जी, कि बेसिकली इसमें हम जो आपकी जीवमृता जो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है कि हम लैंड के ऊपर काम करें, लैंड को थोड़ा और इंप्रूव करें नेचुरल मेथड्स के माध्यम से। फिर बीज से नाम क्लियर हो रहा है ना कि सीड के बारे में यहां पर बात हो रही होगी, तो इसमें क्या रहेगा कि हम सीड्स की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करें नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू। तो ये बेसिक सी चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी जब आप अपना आंसर वहां पर लिखेंगे। फिर यहां पर पॉइंट आता है कि क्या है ये जो आपकी नेचुरल फार्मिंग है, क्या है कि बेसिकली हम इसमें न्यूट्रिएंट्स यहां पर ऐड कर रहे हैं, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स यहां पर ऐड कर रहे हैं सॉइल में और प्रमोट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवॉर्म्स की एक्टिविटी को। तो ये बेसिक सा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि डेफिनेटली जिस प्रकार से जो हमारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स में, उनका असर एनवायरमेंट तो पड़ता ही है, बट साथ के साथ जो हमारी फर्टिलिटी है सॉइल की उस पर भी पड़ता है, ठीक है जी। डेफिनेटली उसके चलते इन द लॉन्गर रन प्रोडक्टिविटी वहां पर कम होती जाती है। साथ के साथ जो आपकी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि हमारे द्वारा काफी ज्यादा इंपोर्ट भी किए जाते हैं, तो उनकी कॉस्ट भी यहां पर बढ़ रही है, क्योंकि कॉस्ट उसकी जो हम डिराइव करते हैं इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस से की जाती है। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं एक अच्छा ऑल्टरनेटिव तैयार करना, तो नेचुरल फार्मिंग एक अच्छा ऑल्टरनेटिव वहां पर बन जाता है। फिर वहीं अगर हम बात करें कि कैसे हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली सॉइल एरेशन को प्रमोट करेगा, इंटरक्रॉपिंग यहाँ पर आपकी प्रमोट की जाएगी। साथ के साथ इंडिया बीइंग अ स्केर्स रीजन, की वाटर स्केर्स रीजन यहाँ पर बन चुका है, हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी अब उतनी नहीं रही है, बहुत ही कम यहां पर बन चुकी है, जिसके चलते माइक्रो इरिगेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स वहां पर रखे गए, उसको प्रमोट किया जा रहा है स्कीम्स के माध्यम से। तो हमें और मेथड्स यहां पर तैयार करने पड़ेंगे जिसके चलते हमारा कम से कम पानी यूज हो। तो नेचुरल फार्मिंग आपका उनमें से एक बन जाता है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी, ताकि उस तरीके से फार्मर किसी एक क्रॉप के ऊपर वहां पर डिपेंडेंट ना रहे और हम बाकी क्रॉप्स के ऊपर भी यहां पर काम कर सकें। और जो इंटेंसिव इरिगेशन प्रैक्टिसेस वहां पर फॉलो की जाती हैं उसका भी एक बेटर ऑल्टरनेटिव यहां पर बन जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान रखने की क्यों हमारे लिए नेशनल फार्मिंग यहां इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है कि सरकार द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स यहां पर रखे गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेफिनेटली एपेडा के थ्रू यहाँ पर बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रही है ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। उसके अलावा जो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, तो उनके द्वारा आपकी जो परंपरागत कृषि विकास योजना है वो लॉन्च की गई थी। फिर आपका जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, वो यहाँ पर रखा गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना है किस तरीके के इनिशिएटिव्स यहाँ पर रखे गए थे। फिर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज द्वारा कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट्स रखे गए, तो ये सभी चीजें हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं यदि आपको डायरेक्टली इनिशिएटिव्स के बारे में वहां पर पूछ लिया जाए। तो बेसिक चीजें हैं, अलग से नहीं, एक पॉइंट आपने वहां पर नोट कर लीजिए कि ये ही आपके नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं जो कि सरकार द्वारा यहां पर रखे गए या जो इंडिया में यहां पर रन कर रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है कि इसकी जो इनकलकेशन यहां पर करने की कोशिश की जा रही है, तो उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या सामने आ रहे हैं। कि सबसे पहला जो हमारा चैलेंज है कि ड्रॉप इन प्रोडक्टिविटी, कि सिक्किम को हम कहते हैं ना ऑर्गेनिक स्टेट यहां पर बन चुका है, इस तरीके से आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं पेस्टिसाइड्स उनका यूज वहां पर नहीं किया जा रहा। बट
जब उसके बाद में रिजल्ट देखेंगे कि हाँ जी ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, नेचुरल फार्मिंग वहां पर की जा रही है, तो प्रोडक्टिविटी वहां पर कम हो गई कि उस तरीके से जो पहले का हमारी जितना हम उपज वहां पर तैयार कर पा रहे थे उसके बाद उतना नहीं कर पाए, तो फार्मर्स को यहाँ पर डेफिनेटली हर्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी इनकम पे तो असर पड़ता ही है, बट साथ के साथ फूड सिक्योरिटी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि अगर पहले जैसी अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली जो आपकी पूरी फूड सिक्योरिटी के लिए इतने सारे एक्ट्स वहां पर रखे गए हैं या सरकार द्वारा इतने एफर्ट्स रखे जा रहे हैं, अगर फूड ही तैयार नहीं होगा तो हम कैसे फूड सिक्योरिटी वहां पर इंश्योर करेंगे। तो यहाँ पर काम करना बहुत जरूरी है इससे रिलेटेड। और काम कैसे करेंगे, जब साइंटिफिक स्टडीज वहां पर पूरी होंगी, बट अभी इससे रिलेटेड अभी भी जो साइंटिफिक स्टडीज है उन पर काम करना बाकी रह चुका है। हमें अलग अलग यहाँ पर मेथड्स डिवाइस करने जरूरी है ताकि उस तरीके से नेचुरल फार्मिंग से हम पहले से ज्यादा प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकें, बट कैसे करना है उसके लिए स्टडीज पूरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है मार्केटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड कि डेफिनेटली ये जितने प्रोडक्ट्स यहां पर तैयार किए जा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के थ्रू, इनकी मार्केटिंग होना अलग से बहुत जरूरी है ताकि उस तरीके के अच्छा प्राइस भी वहां पर कैप्चर कर सकें। तो ये एक इशू जो कि यहां पर टेकल करना है। और साथ के साथ अगर आप नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको इंडिजिनियस सीड्स भी फार्मर्स को अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, तो उनकी जो अनअवेलेबिलिटी है वो भी एक यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज उभर के सामने आता है। फिर अब चैलेंजेस आपने हाईलाइट कर दिए, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा कि भैया कुछ सजेशंस भी दीजिए कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उन्हें थोड़ी और स्टडीज कंडक्ट करनी पड़ेगी आपके इन सभी मेथड्स से रिलेटेड कि कैसे यहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है एंड फर्दर फार्मर्स को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। अब जो आपकी मार्केट वाली वैल्यू है, जो आपका मार्केट वाला पॉइंट है कि मार्केटिंग प्रॉब्लम से, तो आपको अलग से इन्वेस्टमेंट यहां पर करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर मार्केट्स में। अब पर्टिकुलरली अगर हम नेशनल फार्मिंग वाले उसमें बात करें तो आपको ऑर्गेनिक मार्केट में अलग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि फर्दर इन सभी प्रोडक्ट्स की अच्छी मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो और ग्लोबल जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर भी अच्छा प्राइस अट्रैक्ट कर सकें, अपनी अच्छी वहां पर छाप छोड़ सकें। ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है, जनरली अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वहां पर आ रहा है वे फॉरवर्ड में, आप उसे डेफिनेटली कोट कर सकते हैं कि जी हाँ, हमें एग्रीकल्चर मार्केट्स के ऊपर और इन्वेस्टमेंट यहां पर करनी पड़ेगी। पीपीपी भी यहां पर फॉलो किया जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी यहां पर फॉलो की जा सकती है। अब जो यहां पर फार्मर्स भाई बंधु हमारे नेशनल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उस तरीके से ऐसी एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं, उनको थोड़ा इनकम सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उतनी प्रोडक्टिविटी उनकी वहां पर नहीं आ पा रही। जब प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तो उतनी इनकम भी वहां पर नहीं आएगी। यदि उनके पास इनकम वहां पर नहीं आ पाएगी, उसमें ड्रॉप आएगा, तो डेफिनेटली वो दोबारा से जो कन्वेंशनल उनकी प्रैक्टिसेस थी उन पर वो वहां पर वापस आ जाएंगे। और साथ के साथ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस भी यहां पर हमें इजाज करनी पड़ेगी ताकि हम उस तरीके से प्रोडक्टिविटी भी यहां पर बढ़ा सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपका ये इंडिया स्पेंड एक्सप्लेनर्स, ये एक आर्टिकल यहां पर रखा गया था कि व्हाट इज नेशनल फार्मिंग, तो उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें यहां इस आर्टिकल में मेंशन की गई हैं। डेफिनेटली कैसे अच्छी रीड दीजिए, काफी सारे फैक्ट्स वहां पर आपके लिए रखे गए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो ये तो था आपके जीरो बजट नेशनल फार्मिंग से रिलेटेड। सेकंड टॉपिक में बात करते हैं एग्रीकल्चर विद द चेंजिंग क्लाइमेट, जिसे हम यहां पर कहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कि जिस प्रकार से हमारे क्लाइमेट की जो स्थिति चल रही है, कि हम कह ही रहे हैं ना, बहुत समय से हमें पता लग रहा है कि हाँ जी यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके हम रेपरकशंस बाकी जगहों पे भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है कि जहां हम इस प्रकार की प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं जो कि बेसिकली एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं जो सस्टेनेबल भी है और उस तरीके से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, रेजिलियंस भी उनकी वहां पर बढ़ रही है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे उनको इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा। साथ के साथ जितनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी जो एमिशंस वहां पर हो रही है उसे रिड्यूस भी कर रहे हैं और रिमूव भी कर रहे हैं। और साथ के साथ जो हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसकी जो अचीवमेंट में हम इतनी कोशिश रखते हैं कि जी हाँ, हमारे सभी यहाँ पर जितने भी सिटीजन हैं सब तक यहाँ पर एक बेसिक जो अनाज है वो पहुंच सके, उसको भी यहाँ पर अचीव करना है, उसकी एनहांसमेंट भी यहाँ पर करनी है। तो ये आपका बेसिकली क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक बेसिक सी डेफिनेशन रहेगी, किस प्रकार की प्रैक्टिसेस जो कि सभी गोल्स को यहां पर पूरा करें। अब यहां पर हमारे मेजर जो पॉइंट है, सिग्निफिकेंस क्यों है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक हाईली मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर सिस्टम यहां पर फॉलो किया जाता है और किसी भी प्रकार की अगर वेदर एबनॉर्मलिटीज आती हैं तो उसका असर हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ता है। कि डेफिनेटली हीट वेव्स अगर आ रही हैं, सरकार द्वारा फिर वहां पर इंप्लीकेशंस भी फॉलो की जा रही हैं, वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया जा रहा है, शुगर की वहां पर एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। तो डेफिनेटली अब इस तरीके से अगर वेदर एबनॉर्मलिटीज वहां पर आएंगी उसका असर हमारी यील्ड या फाइनल प्रोडक्टिविटी में पड़ेगा। तो ऐसे स्टेप्स तो वहां पर सरकार को लेने ही पड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि क्यों हमारे लिए इस प्रकार का क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहां पर फॉलो करनी जरूरी है। और उसके साथ के साथ
जो पेस्ट और डिजीज का इंक्रीज जो यहाँ पर रिस्क बढ़ता जा रहा है उसको मद्देनजर यहाँ पर रखना है, ताकि उस तरीके का हम रेजिलिएंट सिस्टम यहाँ पर तैयार कर सकें। और एक और यहाँ पर फैक्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि जब भी आपका 2% राइज होगा टेम्परेचर में, तो एग्रीकल्चर जो जीडीपी है वो यहाँ पर हमारी 5% से रिड्यूस हो जाएगी। तो डेफिनेटली उस प्रकार से अगर हम प्रैक्टिसेस फॉलो जो कर रहे हैं पहले से अगर उसको चेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है ये जो नंबर है और ज्यादा यहाँ पर बढ़ता जाए। तो इसलिए सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पर फॉलो करनी है। फिर उसके अलावा फार्म प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है और फार्मर की इनकम पे भी असर पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि क्यों इंडिया के लिए इस तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर वही बात आती है कि चैलेंजेस क्या है, कि डेफिनेटली अगर किसी भी प्रकार का चेंज आ रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, अब आप कह रहे हैं फार्मर भाई बंधु को कि जी हाँ, जो आपके द्वारा पहले जिस प्रकार की कन्वेंशनल फार्मिंग यहाँ पर की जा रही थी आप उसको चेंज कर दीजिए, बट जब कोई भी चेंज आता है तो उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? फार्मर पर, उसकी इनकम के ऊपर, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा यहाँ पर कि सरकार किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर यहां पर हम बता सकते हैं कि लेस नंबर ऑफ पीपल आपके एंगेज्ड हैं इन एग्रीकल्चर ड्यू टू द क्रॉप लॉसेस, कि जिस प्रकार से क्लाइमेट हमारा यहां पर चेंज हो रहा है या जिस प्रकार के बीच में ऐसे वेदर एबनॉर्मलिटीज यहां पर आ रही हैं जिसकी वजह से हमारे क्रॉप लॉसेज वहां पर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, सुसाइड रेट्स वहां पर बढ़ रहे हैं, डेड ट्रैप्स में वहां पर फार्मर्स फंस रहे हैं, और साथ के साथ जो उनके लिए एक मेजर सोर्स ऑफ जो आपकी एम्प्लॉयमेंट था, ये हम कह सकते हैं मेजर सोर्स ऑफ जो लाइवलीहुड था, वो भी अब एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर बाकी मीनियल जॉब्स के ऊपर वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसको भी हमें थोड़ा कंजर्व करके रखना है ताकि सभी को ही यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि उस तरीके से हमारे एक जितना इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसको यूज करते हुए एक एग्रेरियन इकोनॉमी को थोड़ा और बढ़ाते हुए हम फर्दर इन सभी भाई बंधुओं को यहां पर इन सभी शॉक से यहां पर प्रिवेंट कर सकें। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। उसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा लैक अभी हमारा इसी चीज में चलता है। मैंने पहले ही बहुत बार इस चीज पे डिस्कस किया है कि जो हमारा गर्ड है, जो हमारा ग्रॉस एक्सपेंडिचर है ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, वो बहुत ज्यादा कम है देन द अदर कंट्रीज, जिसके वजह से हम यहां पर चीजें तैयार तो कर सकते हैं बट अच्छी चीजें तैयार करना बहुत मुश्किल बन जाता है, इनोवेटिव चीजें तैयार करना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो अक्रॉस द सेक्टर एंड पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में भी हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो काम करना ही पड़ेगा। अब चैलेंजेस आपने हाईलाइट कर दी तो आपका एक कर्तव्य यहां पर बनता है कि अब कुछ यहां वे फॉरवर्ड में भी पॉइंट्स बताइए कि कैसे हम इसके हिसाब से इन सभी चैलेंजेस को यहां पर काउंटर कर सकते हैं। कि आप चाहते हैं उस प्रकार के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में चेंज लाना जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट रहे या क्लाइमेट चेंज को रेजिलिएंट रहे, तो डेफिनेटली आपको यहां पर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग तो करनी पड़ेगी, सरकार को एडिशनल एफर्ट तो यहां पर रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा अब आपको यहां पर टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ेगा ताकि उस तरीके से जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एडवाइजरीज हैं वो आप डिलीवर कर सकें इन सभी फार्मर्स भाई बंधुओं तक। तो वहां पर आप रेडियोस या जो आपके ऐप्स हैं, टेलीफोन्स, इन सभी का यूज यहां पर किया जा सकता है। साथ के साथ फार्मर्स की भी स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है कि ऐसा ना रहे ना कि वो जो ही कन्वेंशनल जो मेथड्स उनके द्वारा फॉलो की जा रहे हैं वो अभी भी उन पर ही निर्भर रहें, उसी तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो करें। तो डेफिनेटली अगर किसी प्रकार की वेदर एबनॉर्मलिटीज वहां पर आएंगी तो उनकी इंपैक्ट तो उनकी प्रोडक्टिविटी तो वहां पर पड़ेगा ही। अब स्किल डेवलपमेंट रहेगी, वहां पर उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता रहेगा, नई प्रैक्टिसेस के बारे में पता रहेगा, तो डेफिनेटली उस तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए वो अपना एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको मेंटेन करके वहां पर रख सकते हैं। ठीक है जी। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीकल्चर में कि यहां पर अब बड़े प्लेयर्स भी उतर सकते हैं कि उस तरीके से डेफिनेटली अब इतने सारे जो हमारे फार्मर्स हैं सब पर तो हमें स्किल डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बड़े प्लेयर्स यहां पर सामने आए, थोड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहां पर एग्रीकल्चर में की जा सके ताकि हम इस तरीके का एक क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम यहां पर तैयार कर सकें। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजीज अगर तैयार भी हो रही है तो उन्हें अफोर्डेबल भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स के लिए तो ऐसा है नहीं ना, कोई बड़ी कंपनी तो है नहीं कि हाँ जी जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है या जितनी महंगी टेक्नोलॉजी है उनके लिए वो ऐसे खरीद लेंगे या ऐसे उनका इनकलकेशन वहां पर कर लेंगे। अफोर्डेबल बनाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। तो ये अब आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार से ऐसा कोई क्वेश्चन वहां पर आ जाता है। ठीक है जी, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। तो क्या है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को यहां पर दिया जाता है। एक मिनिमम आपकी वैल्यू आपके क्रॉप्स के लिए जो आपकी यील्ड वहां पर आई है, जो प्रोडक्टिविटी वहां पर आई है, जो आपने अनाज वहां पर तैयार किया उसके लिए वहां पर दिया जाता है। अब यहां पर जो आपकी तीन कॉस्ट हैं A2 प्लस FL और C2, इनको आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये कॉस्ट पता हो, मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। आपका यहां पर होमवर्क यही है कि आपको डेफिनेटली इन्हें कमेंट बॉक्स में बताना है कि तीन कॉस्ट का यहां पर क्या मतलब है। ठीक है जी। बट करंटली अगर हम बात करें जो बजट 2018-19 में बात रखी गई थी कि एमएसपी अब क्या रहेगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 टाइम्स यहां पर रहेगा और करंटली जो आपका A2 प्लस FL कॉस्ट है उनके हिसाब से यहां पर कैलकुलेशन की जाती है। अब इसमें जो आपका एमएसपी फिक्स किया जाता है साल में 2 बार है CACP के रिकमेंडेशंस के आधार पर, जो कि आई होप आपको पहले से ही पता होगा। अब जो इसमें मेजर चीज आती है वो क्या है,
कि शॉर्टकमिंग्स क्या हैं एमएसपी की, क्या कमियां हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। कि डेफिनेटली एमएसपी अनाउंस भी किया जा रहा है, बट जो प्रोक्योरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ राइस, व्हीट और जो आपकी थोड़ी बहुत ऑयल सीड्स की क्रॉप्स हैं, सिर्फ उन्हीं की वहां पर की जा रही है, और ये भी बहुत लिमिटेड है, पंजाब और हरियाणा में ही वहां पर किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा इशू यहां पर सामने आता है। फिर जो आपकी फ्यू स्टेट्स हैं सिर्फ वही यहां पर लास्ट माइल प्रोक्योरमेंट कर पाते हैं, बाकी नहीं करते, जिसकी वजह से जो फार्मिंग एक डिस्पैरिटी वहां पर क्रिएट हो जाती है स्टेट्स के बीच में ही। एक फार्मर अगर आपका एक स्टेट का रहेगा जहां पर प्रोक्योरमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और एक फार्मर अगर आपका स्टेट का रहेगा जहां प्रोक्योरमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो उनकी इनकम लेवल्स में बहुत ज्यादा फर्क वहां पर आ जाएगा। फिर उसके अलावा डिफिकल्ट बन जाता है स्मॉल फार्मर्स को कि एक्सेस कर पाए मार्केट को, ताकि उस तरीके से अपने प्रोड्यूस को एमएसपी रेट पे वहां पर बेच सकें। मिडिलमैन एपीएमसीज यहां पर प्रेजेंट है, जिनकी वजह से स्मॉल फार्मर सबसे ज्यादा यहां पर सफर करते हैं। उसके अलावा जो आपकी कैलकुलेशंस हैं, इसमें आपकी C2 कॉस्ट को इंक्लूड करना है। तो बेसिकली यहाँ रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन भी रखी गई थी कि जी हाँ, आप C2 कॉस्ट को यहाँ पर इंक्लूड कीजिए, A2 प्लस FL से उतना हमें यहाँ पर कॉस्ट नहीं आती है। उसके अलावा जितनी ज्यादा आपका एमएसपी बढ़ा दिया जाएगा, उतने ही ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी यहाँ पर रखे जाएंगे, कि डेफिनेटली अगर उस तरीके से आप एमएसपी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से फार्मर्स को चलो इनकम तो वहां पर मिल रही है, बट इन दी एंड वो जो अनाज तैयार हुआ है, जो कि एमएसपी जिसका बढ़ाया गया है, वो तो खरीदना आम आदमी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ अगर आप एमएसपी बढ़ा देंगे और उस हिसाब से फाइनल रेट कम कर देंगे, जी नहीं, एमएसपी का असर जो फाइनल मार्केट वैल्यू रहेगी उस पर भी यहां पर झलकेगा ही। तो डेफिनेटली ये शॉर्टकमिंग यहां पर हम रख सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपकी वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। एमएसपी आपका ओवरऑल पूरे भारतवर्ष का एक साथ निकाला जा रहा है, यहां पर नेशन वाइड पैन इंडिया निकाला जा रहा है, बट जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है तो हर एक स्टेट पे अलग अलग रहेगी। तो आपको थोड़ा रीजन वाइज थोड़ी टारगेटिंग करनी, इसकी शुरू करनी पड़ेगी। तो ये आपकी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करते हैं लीगलाइजेशन के ऊपर, कि यहां पर बात रखी जाती है कि बहुत सारे ऐसे हमारे फार्मर्स भाई बंधु वो कहते हैं कि एमएसपी को लीगलाइज कीजिए, कि हमारे द्वारा जो यहां पर प्रोड्यूस तैयार किया जा रहा है, जिसका एमएसपी वहां पर सेट किया जा रहा है, कि सारी जो मार्केट्स वहां पर जहां पर जाके हम अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं, वो एमएसपी से कम रेट पर भी वहां पर उन्हें बेचना पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि आप एमएसपी को लीगलाइज कर दीजिए। बट अब उससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं कि एमएसपी के पास कोई स्टैट्यूटरी ब्लॉकिंग नहीं है, तो फार्मर्स कैन नॉट डिमांड दीज प्राइसेस एज अ मैटर ऑफ राइट, कि वो नहीं कह सकते ना कि जी हाँ एमएसपी सरकार ने अनाउंस किया तो मैं तो इससे कम में नहीं बेचूंगा, आपको इतना तो मेरे को मिनिमम देना ही पड़ेगा। वहां पर जो आपका बायर है वो मुकर सकता है उस चीज से कि जी नहीं मैं तो इतना नहीं दे सकता, तो डेफिनेटली उसकी वजह से या तो ब्लैक मार्केट में आपकी वो चीज बिक रही है, या फिर बहुत ही कम रेट पे वहां पर वो चीज बिक रही है। ठीक है जी, तो इसकी वजह से यहाँ पर डिमांड रखी गई है। शांता कुमार कमेटी ने यहाँ पर रखा है कि जो 6% ऑफ द फार्म हाउस होल्ड है, सिर्फ वही यहाँ पर प्रोक्योर होता है, बाकी सारी चीजें तो आपकी वैसे ही मार्केट में वहां पर जाती हैं, जो कि मोस्टली एमएसपी से कम रेट पर ही वहां पर खरीदी जाती हैं। ठीक है जी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रहेगा कि जब आपको इसको प्रो पॉइंट्स यहां पर रखने की क्यों लीगलाइजेशन होनी जरूरी है। फिर जो यहां पर जो कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने इश्यूज अराइज हो रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वही जो बात आ गई कि अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से वहां पर किया जा रहा है, तो उसके लिए भी कह रहे हैं कि अगर आपकी जो पूरी कैलकुलेशन है, अगर आप लीगलाइजेशन इस पे लगा देंगे, आप इसकी लीगलाइज कर देंगे एमएसपी को, तो वो कैलकुलेशन भी यहां पर इंप्रूव होगी। फर्दर उसमें जितने भी लूप होल्स हैं हम उनको भी यहां पर कैटर कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहां पर रखे जाते हैं कि क्यों एमएसपी को लीगलाइज करना है। फिर वही बात कि चैलेंजेस क्या इन्वॉल्व हैं, कि डेफिनेटली यहां पर जो प्राइवेट ट्रेडर्स रहेंगे वो तो पीछे हट जाएंगे कि जी नहीं हमें तो खरीदना ही नहीं है, हम तो वैसे ही मैनेज कर लेंगे। तो सरकार एक डिफैक्टो बायर बन जाएगा। सरकार अगर डिफैक्टो बायर यहां पर बन जाएगा, सरकार को इतना सारा प्रोक्योरमेंट वहां पर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेन भी आएगा और अनसस्टेनेबिलिटी वहां पर आएगी, कि डेफिनेटली एक्सचेकर के ऊपर एक नया स्ट्रेन यहां पर क्रिएट हो जाएगा कि उस हिसाब से इतना सारा पैसा यहां पर खर्च करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल की सिचुएशन में पेंडेमिक के बाद हमारे लिए इतनी ज्यादा फिजिबल नहीं है। और डेफिनेटली अगर सब कुछ सरकार यहां पर करेगी, तो उस हिसाब से जो पहले के हमारे एक ट्रेंड हमने देखा है कि करप्शन जैसी जो इश्यूज हैं वो यहाँ पर बहुत सारी बढ़ जाएंगी। करप्शन और आपकी जो रिसाइकलिंग से रिलेटेड या लीकेज से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि यहाँ पर दोबारा से सामने आ सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपका जो एमएसपी है और मार्केट रेट से अगर आपका एमएसपी ज़्यादा सेट यहाँ पर किया जा रहा है, आपने फार्मर्स की इनकम तो यहाँ पर सिक्योर कर दी, बट वहीं अगर हम बात करें कि इंडिया जितना सारा एक्सपोर्ट भी करता है बाहर, उस पर भी असर पड़ेगा कि एमएसपी की प्रोक्योरमेंट के हिसाब से आपका रेट इतना होना चाहिए था, मार्केट रेट कम है, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो डेफिनेटली इससे जो हमारे फार्म एक्सपोर्ट्स हैं उस पर भी यहां पर असर पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं कि क्यों हम उतने ईजी तरीके से इसे लीगलाइज यहां पर नहीं कर सकते। फिर वहीं अगर हम बात करें लास्ट का जो पॉइंट रहता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, कि हमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि उस तरीके से हम वेस्टेज यहां पर कम से कम कर सकें। यहां पर एक रिपोर्ट कुछ कुछ रखी गई थी जिसके आधार पर क्या कहा था कि 40% तो बहुत ईजिली यहां पर वेस्ट हो जाता है हमारा, हम उस तरीके से उसे कंजर्व नहीं कर पाते हैं। साथ के साथ
एडुकेट फैसिलिटीज हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से हम लैंड्स को वहाँ पर इरिगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, या उस हिसाब से हम कम से कम रिसोर्सेज वहाँ पर यूज करें। इस प्रकार की फैसिलिटीज यहाँ पर रखनी पड़ेगी। फार्मर अवेयरनेस पर काम करना पड़ेगा कि कौन सी क्रॉप उगानी है, नई मेथोडोलॉजीज कौन कौन सी यहाँ पर चल रही हैं, ताकि उस हिसाब से उनकी कल्टिवेशन की जा सके और कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन भी यहाँ पर कम से कम रहे उनके लिए। R&D दोबारा से आपका यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा कि डेफिनेटली हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि उस प्रकार से हम इनोवेटिव मेजर्स यहाँ पर तैयार कर सकें। साथ के साथ जो ये गैप है फार्मर और मार्केट के बीच में, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था, एक पॉइंट वहां पर रखा गया था कि जी हां, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर मार्केट्स के ऊपर। और क्या रख सकते हैं आप यहां पर कि कोलैबोरेटिव एफर्ट यहां पर होना जरूरी है सभी स्टेक होल्डर्स का, ताकि ये जो गैप है इसे कम से कम यहां पर बना सकें फार्मर्स और मार्केट्स के लिए। फिर एक और पॉइंट यहां पर क्या रहेगा कि लैंड रिफॉर्म्स किए बिना हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है हम उसे फर्दर आगे नहीं लेके जा सकते। अब इसमें जो आपका कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग है, जिस रिलेटेड हमने पहले ही बहुत बार डिस्कशन किया, आप वैसे भी अगर गूगल वहां पर यूट्यूब पे सर्च करेंगे हमारे चैनल पे, वहां पर भी आपको इस रिलेटेड कोई ना कोई सेशन वहां पर मिल जाएगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, कि एक अच्छा रिफॉर्म है यहाँ पर जो कि नीति आयोग द्वारा यहाँ पर पुश रखा गया था, बट स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे इसे फर्दर आगे लेके जाती हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके आधार पर जो भी लैंड रिकॉर्ड वहां पर तैयार रहेंगे उसको सरकार की बैकिंग प्रोवाइड की जाएगी कि इश्यूज कम करने हमें लैंड से रिलेटेड, ताकि उस प्रकार से हम फर्दर लैंड का यूज यहां सस्टेनेबल तरीके से कर सकें। और जितनी पेरिशेबल आइटम्स आपकी वहां पर तैयार की जा रही हैं उसके लिए हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस नहीं रख सकते, हमें सेकेंडरी टर्शियरी तक भी उसे वहां पर लेके जाना है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स रहेंगे जो कि आप यहां पर वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदर देन द एमएसपी की कैसे हम फर्दर यहां इस पूरे एग्रीकल्चर सेगमेंट को बढ़ा सकते हैं या कैसे उसे फर्दर और इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप सभी चीजें यहां पर समझ आ गई हूं। उसके अलावा डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिट सिस्टम भी यहां पर इंप्रूव करना ही है कि उस प्रकार से डेट ट्रैप जैसी जो सिचुएशंस हैं आपको वहां पर उनमें नहीं फंसाना है फार्मर्स को, या फार्मर्स को भी थोड़ा सा यहां पर एक थोड़ा एनकरेज करना पड़ेगा कि जी हां आप अपने लोन्स पूरे कीजिए। आप जो ये फ्रीबीज वाला कल्चर है जिस हिसाब से आपको उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगली सरकार आएगी पुराने लोन्स को माफ कर देगी, इस कल्चर को भी थोड़ा यहां पर खत्म करना पड़ेगा, क्रेडिट सिस्टम भी यहां पर इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके एमएसपी से रिलेटेड, ओवरऑल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले मेंस के लिए। फिर हम बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सप्लाई चेन के बारे में। तो बेसिकली ये एक सिस्टम तैयार किया गया है ताकि उस तरीके से हम फूड ग्रेन्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पर डिस्ट्रीब्यूशन की कर सकें और साथ के साथ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए अपने स्टॉक्स भी वहां पर मेंटेन करके रखें। तो ये आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहां पर करता है, किसके थ्रू? अ नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है जी, राशन डिपो हम जिन्हें कहते हैं। अब यहां पर सिग्निफिकेंस क्या है कि डेफिनेटली यहां पर आपकी फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है पोर को, कि हमारा जो गरीब सिटीजन हैं ऐसा ना रहे ना कि वो सिर्फ खाने की कमी की वजह से वहां पर सफर करे, तो उन्हें कम से कम रेट पर हम ये फूड ग्रेन्स पहुंचा सकें, अफोर्डेबल रेट पर पहुंचा सके, तो वो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहां पर कर रहा है। फिर जो आपकी होर्डिंग होती है, इस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग होती है, उसको हम प्रिवेंट कर पाते हैं पीडीएस के पूरे माध्यम से। फिर उसके अलावा जो आपके पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, मिड डे मील स्कीम जैसी होगी, वो भी आपका पीडीएस सिस्टम के थ्रू वहां पर रन कर रहे हैं। फिक्स्ड प्राइसेस यहां पर फार्मर्स को मिल रहे हैं पीडी सिस्टम के थ्रू, इनकी तरह प्रोक्योरमेंट वहां पर की जा रही है एमएसपी के आधार पर, और जो उपज है उसकी जो वैल्यू है उसकी पेमेंट फाइनली फार्मर्स को यहां पर मिल रही है, तो वो भी इंश्योर है कि चलो हाँ यार पीडीएस के थ्रू हमारी प्रोक्योरमेंट तो यहां पर हो रही है। ये कुछ पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंस रिलेटेड क्यों हमारे लिए इतना ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर बात आती है कि चैलेंजेस हम किस प्रकार के फेस कर रहे हैं। तो सबसे जो बड़ा चैलेंज है और क्रूशियल जो है वो है स्टोरेज का, कि हमारा जो प्रोड्यूस तैयार हो रहा है आप उसको प्रोक्योर तो कर रहे हैं पीडीएस के माध्यम से, बट उसे जो स्टोरेज की जो फैसिलिटी है या उसकी जो कैपेसिटी है उसको आपको यहां पर इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इनएडिक्वेट है वो, जिसकी वजह से बहुत सारा हमारा नुकसान भी हो जाता है, हम उस तरीके से उसे स्टोर नहीं कर पाते अच्छे से, वो आपका खराब भी हो जाती है काफी सारी ऐसी आइटम्स, तो उसके ऊपर काम करना जरूरी पड़ जाएगा। फिर उसके अलावा जो आपके द्वारा यहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो आपके गरीब भाई बंधुओं को आप इतना सारा अच्छा राशन वहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं सब्सिडाइज रेट पर, बट उसकी जो आइडेंटिफिकेशन उन बेनिफिशियरीज की, वो भी यहां पर सबसे बड़ा इशू सामने आता है कि जिन्हें यहां पर बनता भी नहीं है, जिनका यहां पर एक हक भी नहीं बनता इस तरीके सब्सिडाइज रेट पर इतने फूड ग्रेन्स वहां पर लेना, उन तक भी ये फूड ग्रेन्स वहां पर इजीली पहुंचाए जा रहे हैं। तो इसको यहां पर प्रिवेंट करना है, क्योंकि उनके द्वारा क्या किया जाता है, इस तरीके से यहां पर ले ली जाते हैं, फिर फर्दर आपके बाकी मार्केट्स में वही प्रोडक्ट आगे जाके बेच दी जाते हैं, तो उससे उन्हीं का यहां पर फायदा हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है, एंड इन दी एंड जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनका तो यहां पर नुकसान हो ही रहा है। फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है जी,
और जो रिक्वायर्ड स्टोरेज कैपेसिटी है, जो हमने बात की इनएडिक्वेट स्टोरेज कैपेसिटी का, उसका जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है कि हमारे पास उतनी, जिस प्रकार से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली यहाँ पर तो बढ़ ही रही है, बट जो एग्जिस्टिंग हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो अभी भी उस पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही। तो उसका जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसे हमें क्लोज करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पर रखने पड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके इस तरीके से बोगस कार्ड्स या फिर जो घोस्ट कार्ड्स यहाँ पर तैयार किए जाते हैं सिस्टम के थ्रू, उनके ऊपर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। किस आधार पर कि हम यहां पर पिछले साल जो आपका 2021 का ही मेंस था उसमें ही ये क्वेश्चन वहां पर रख दिया गया था कि जी हां, हमारे देश में फूड सिक्योरिटी तो है, बट क्या हमारे देश में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है? जी नहीं। हम उस तरीके से अभी भी बहुत सारा हमारा जो मेजर सेगमेंट है पॉपुलेशन का, या जो सब्सटेंशियल सेगमेंट है पॉपुलेशन का, वो भी माल न्यूरिश्ड है। चिल्ड्रंस, लैक्टेटिंग मदर्स, इन सभी के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो हम खाना तो प्रोवाइड करें, बट साथ के साथ न्यूट्रिशियस खाना यहां पर प्रोवाइड करना उतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। फिर हम इन द एंड बात करेंगे वे फॉरवर्ड के बारे में कि कैसे हम इसको रीडिजाइन कर सकते हैं, क्या चीजें यहां पर कर सकते हैं। तो एक फैक्ट यहां पर रखा गया है एक आपके लिए कि हमें यहां पर 100 लाख टन सिलो स्टोरेज कैपेसिटी तैयार करनी पड़ेगी, ताकि उस तरीके से जो हमारी डिमांड है या उस तरीके से जो हमारी उपज है हम उसको एडुकेट तरीके से यहां पर स्टोर कर सकें, ताकि वो खराब भी ना हो एंड फर्दर हम उसे वहां पर यूज भी कर सकें। फिर यहां पर जो आपकी मैनेजमेंट है या जो ट्रांसपेरेंसी है उसको यहां पर इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत को यहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि बेनिफिशियरीज के आइडेंटिफिकेशन ढंग से हो, एक ट्रांसपेरेंसी बने रहे इस पूरे सिस्टम में। साथ के साथ हमें यहां पर बेटर स्टोरेज सोल्यूशंस तैयार करने पड़ेंगे। जो एग्जिस्टिंग हमारे स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं हम उनके आधार पर नहीं चल सकते, हमें उसमें और रिसर्च करनी पड़ेगी और इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। मोबाइल सिस्टम जहां पर इंक्लूड करने पड़ेंगे ताकि इजीली हम उन्हें स्टोर कर पाएं और आपकी मोबाइल कंडीशन में भी रहे, ताकि उस हिसाब से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने तक वो आपका सेफ रहे पूरा प्रोड्यूस। इसके ऊपर यहां पर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज भी हम यहां पर कर सकते हैं एफिशिएंट तरीके से, ताकि जो आपकी ये पूरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी को हम यहां बढ़ा सकें, ताकि उस तरीके से नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज जिन तक ये पहुंचना चाहिए या आपकी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक या लास्ट माइल लेवल तक यहां पर पहुंचना चाहिए वो हम यहां पर अचीव कर सकें। और उसके अलावा आप न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए क्या कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो हमारा बायोफोर्टिफाइड फूड है उसको हम थोड़ा और एनकरेज करें इस तरीके से, ताकि जो एनहांस्ड न्यूट्रिएंट भरा जो आपका फूड रहेगा वो इस तरीके के जो हमारे मान सेक्शन है वहां तक हम पहुंचा सकें। तो ये थे अब आपके 4 मेन टॉपिक्स। थोड़ा लंबा सेशन हो गया, बट आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहे आने वाले मेंस के लिए। एंड इसमें से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से आपको रखे गए हैं, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन यहां पर हो जाए और साथ के साथ एक एंड नोट्स भी आपके लिए बन जाए मेंस से पहले। तो आई होप सभी चीजें यहां पर समझ आ गई हो। सो जो आपके लिए होमवर्क रखा था A2 और C2 कॉस्ट, उनको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में वहां पर मेंशन कीजिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।